Dear students, hope you are safe and healthy. Today we shall study a new poem written by Dilip Chitre. The name of the poem is Father Returning Home and page number is 116. Dilip Chitre was a celebrated bilingual poet. He was born in 1938 and died in 2009. दिलीप चित्रे ये नाम बहुत मशहूर हैं, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में भी मशहूर है, लेकिन ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में, क्योंकि ये मराठी ज़बान में तर्जुमा किया करते थे और मराठी ज़बान से इंग्लिश में भी तर्जुमा किया करते थे, इंग्लिश से मराठी ज़बान में भी तर्जुमा किया करते थे, इसीलिए इन्हें बायलिंगुअल पोएट कहा जाता था। और ये बिल्कुल हाल ही के ज़माने के पोएट हैं, यानी कि इनकी डेथ 2009 में हुई है। ये एक बहुत ही वर्सटाइल शख्सियत थी। इनका हुनर सिर्फ अदब तक महदूद नहीं था, बल्कि ये पेंटिंग भी किया करते थे, फिल्म मेकिंग भी किया करते थे और इन्होंने बहुत नामवर नामचीन मैगज़ीन्स में कॉलम्स भी लिखे हैं। हिंदुस्तान का अदबी शोबे का सबसे बड़ा एज़ाज़ जो है साहित्य अकादमी अवार्ड, इससे इन्हें सरफराज किया गया था। इन्होंने जो तर्जुमा किया था सेज़ तुका, ये रूहानी नज़में हैं। सेज़ तुका जो है ये संत तुकाराम ने लिखी हुई रूहानी नज़में हैं। इसका ट्रांसलेशन इन्होंने मराठी से इंग्लिश में किया और इनके दिगर वर्क्स भी हैं, दिगर डिफरेंट इनके ट्रांसलेटरी वर्क्स भी हैं, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। 16 साल की उम्र से ही इन्होंने ट्रांसलेशन करना शुरू किया। मराठी सेंट्स के, मराठी संतों के जो काम थे उनको ट्रांसलेट किया करते थे दिलीप चित्रे। दिलीप चित्रे के जो तसनीफ़ हैं उनमें अहम थीम्स जो हुआ करती थी, मरकज़ी ख़याल जो हुआ करता था, वो एग्ज़ाइल, एलिनिएशन और डिसइंटीग्रेशन और डेथ, ये मेजर थीम्स हुआ करती थी। अभी जो नज़म हम पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रैवलिंग इन अ केज से ली गई है, जिसमें एक बाप की शख्सियत को पोर्ट्रे किया गया है, स्केच किया गया है। एक बाप की डल और मोनोटोनस, बेरौनक और एक जैसी जो रूटीन है, इस रूटीन को, इस पीटिएबल यानी कि रहम के काबिल इस रूटीन को बयान किया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे बाप को अलहदा कर दिया गया है, कैसे वालिद अकेला है, उसके अकेलेपन को भी बयान किया गया है। बड़ी खूबसूरती के साथ, बहुत ही पेनफुल तरीक़े से एक वालिद का लोनलीनेस, अकेलापन बयान किया गया है। ये वालिद का लोनलीनेस जो है ये अलामत है इंसान की तन्हाई का, मैंस आइसोलेशन की अलामत है। ये इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंसान की तन्हाई, इस मादी दुनिया में इंसान की तन्हाई को बयान किया गया है।
फादर रिटर्निंग होम, ये नज़म हम रीड करना शुरू करते हैं। माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स, कम्यूटर्स COMMUTERS, कम्यूटर्स मुसाफिर। ख़ास तौर पे कम्यूटर्स उन्हें कहा जाता है जो काम के सिलसिले में, रोज़ी के सिलसिले में रोज़ सफ़र करते हैं। कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, बस से, ट्रेन से, टैक्सी से, काली पीली गाड़ी से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रोज़ एक फ़ासला तय करके अपने रोज़गार के लिए जाना और आना, ये जो मामूल है या ये जो सफ़र करना है रोज़ का, इसे हम ये जो सफ़र करते हैं इन्हें हम कम्यूटर्स कहते हैं। Standing among silent commuters in the yellow light, suburbs slide past his unseeing eyes. Suburbs यानी क्या? Suburbs यानी शहर के मसाफती इलाक़े, यानी कि हम इसे कहेंगे रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी, या पार्ट ऑफ द सिटी फार रिमूव फ्रॉम द सेंटर, शहर का वो हिस्सा जो मरकज़ से काफ़ी दूर है। ऐसे इलाक़े को, ऐसे रिहाइश इलाक़े को हम सबब्स कहते हैं। His shirts and pants are soggy and the black raincoat, SOGGY, soggy यानी कि वाटरी, नम या पानी से गीला हो जाना, नम हो जाना। Stained with mud and his bag stuffed with books. Stained, STAINED, stained यानी कि धब्बा, निशान, कपड़ों पे जो निशान लग जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं, उसे हम स्टेन्स कहते हैं। और STUFFED, stuffed यानी कि भरना, कोई चीज़ डालना, कोई चीज़ को भर देना। यहाँ पे बैग्स भरे हुए हैं, बैग में बुक्स भरे हुए हैं। Is falling apart, his eyes dimmed by age. Fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train, like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane, 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 गली. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. इस नज़म में 2 पैराग्राफ्स हैं, 2 स्टैंजाज हैं। पहले स्टैंजा में पोएट इस बुज़ुर्ग शख्स का, जो इसके वालिद हैं, इनका सफ़र बयान कर रहे हैं। पोएट कहता है कि मेरे वालिद, माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, मेरे वालिद देर शाम में जो ट्रेन चलती है उसमें सफ़र करते हैं। और स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, मेरे वालिद खामोशी से मुसाफिरों के दरमियान खड़े रहते हैं, यानी कि साथ में जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो कॉर्डियल नहीं हैं। और सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज, ठहर कर इन्हें सफ़र करना पड़ रहा है, बैठने की जगह नहीं है, इतने थके हुए हैं और इतने बार इन्होंने इस रास्ते का सफ़र किया है कि ये देखना भी नहीं चाहते कि बाहर क्या नज़ारे गुज़र रहे हैं। बाहर जो सबर्ब्स पास कर रहे हैं, यानी कि ट्रेन जो सबर्ब्स के पास से गुज़र रही है, तो ये उसे देख भी नहीं रहे हैं। His shirt and pants are soggy and his black raincoat, वालिद का शर्ट और पैंट दोनों भी गीले हैं, वाटरी हैं, और रेनकोट भी वाटरी है, ब्लैक रेनकोट भी, जिस पे स्टेन्ड विद मड, जिस पे
कीचड़ के धब्बे लगे हैं एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स, और उनका झोला, उनका बैग बुक्स से भरा हुआ है। यहाँ पे वालिद का इंटरेस्ट हमें समझ में आता है कि उन्हें बुक्स से लगाव है। इज़ फॉलिंग अपार्ट, यानी कि बैग इतना भरा हुआ है कि वो निकल जा रहा है, छूट रहा है। फॉलिंग अपार्ट यानी कि टूट जाना, खुल जाना। हिज आइज डिम्ड बाय एज, उनकी आंखें मध्यम पड़ गई हैं, आँखों की चमक, आँखों की रोशनी कम हो गई है। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, ह्यूमिड से मुराद नमी, मौसम में जो नमी होती है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। घर की तरफ ये ह्यूमिड मानसून नाइट में ये घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब मैं उन्हें ट्रेन से उतरता हुआ देख रहा हूँ। लाइक ए वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस, जैसे मानो एक लंबे जुमले से लफ्ज़ गिर जाता है, निकल जाता है या छूट जाता है, वैसे ही मेरे वालिद ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं, ट्रेन से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे वालिद के उतरने को कंपेयर किया गया है एक लॉन्ग सेंटेंस के वर्ड से। जिस तरह से एक बड़े जुमले से हम बड़े ही रूखेपन से, बड़े गैर संजीदगी से एक आधा लफ्ज़ छोड़ देते हैं, वैसे ही यानी कि अहमियत नहीं है वालिद की। ये जो भीड़ है उस भीड़ में उनकी अहमियत नहीं है। जिस तरह से जुमले में एक आधे लफ्ज़ की अहमियत नहीं होती है, वैसे ही यहाँ पे वालिद को कंपेयर किया गया है, फादर को कंपेयर किया गया है वर्ड से, एक लॉन्ग सेंटेंस के वर्ड से। इतने वो इनसिग्निफिकेंट है, उन्हें कोई गौर नहीं कर रहा, उन्हें कोई नोटिस नहीं कर रहा, किसी को बॉदर नहीं कर रहा, कोई किसी को परवाह नहीं है। जैसे वर्ड एक छूट जाता है सेंटेंस से और कोई बॉदर भी नहीं करता, उसकी परवाह भी नहीं करता, उसको नोटिस भी नहीं करता, वैसे ही एक भीड़ से वालिद निकल कर बाहर जा रहे हैं और किसी को उसकी परवाह नहीं है। ये जुमला बयान करता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि इस समाज में कैसा एल्डरली पीपल, बुज़ुर्ग गैर अहम हो गए हैं, अनइम्पॉर्टेंट हो गए हैं, कैसा वो एलिनिएटेड हो गए हैं, यानी कि अलग थलग हो गए हैं इस सोसाइटी से। He hurries across the length of grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. हालांकि कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा है, कोई उनका नोटिस नहीं ले रहा है, लेकिन वो जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं। ग्रे प्लेटफॉर्म यानी कि कंक्रीट से बना हुआ प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ग्रे से मुराद उनकी उम्र की तरफ भी इशारा है, यानी कि ओल्ड एज को हम ग्रेइंग एज भी कहते हैं, ग्रे से तशबीह देते हैं। तो यहाँ पे ग्रे जो है वो उनकी एज को भी डिनोट करता है, सिंबलाइज करता है, और प्लेटफॉर्म से भी मुखातिब है, यानी कि प्लेटफॉर्म को भी बयान किया जा रहा है। रेलवे लाइन को ये क्रॉस कर कर गली में दाखिल हो जाते हैं। उनकी चप्पल कीचड़ से चिपक गई है और वो घर की जानिब जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हरीज यानी कि जल्दी करना, जल्दी जा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि उन्हें घर जाने की जल्दी है, वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हैं। सेकेंड स्टैंजा, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। घर में मैं उन्हें देखता हूँ कि वो वीक टी, कमज़ोर चाय पी रहे हैं, यानी कि बहुत ही
टेस्टलेस बोलिए या बहुत ही रूखी फीकी बेदिली से बनाई हुई चाय पी रहे हैं। ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक, बासी चपाती खा रहे हैं और बुक पढ़ रहे हैं। ये जुमलों से, ये दो जो सेंटेंसेस है, इससे हमें ये समझ में आता है कि देयर इज़ नोबडी टू वेलकम हिम होम बैक। घर जब ये वालिद, ये बुज़ुर्ग जब घर वापस आया है तो इनका इस्तकबाल करने के लिए, इन्हें गर्म जोशी से घर में इनवाइट करने के लिए, वेलकम करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है, कोई इनका इंतज़ार नहीं कर रहा है और इनके खाने पीने की बेसिक नीड्स की भी किसी को परवाह नहीं है। एक टी जैसी मामूली चीज़, यानी कि एक चाय जैसी छोटी सी चीज़, मामूली चीज़ भी वो अच्छी कंडीशन में इन्हें नहीं मिल रही है और दिन भर के काम और थकावट के बाद, इतने लंबे सफ़र के बावजूद भी उन्हें खाने के लिए स्टेल, STAL, स्टेल यानी कि बासी चपाती मिल रही है। रीडिंग अ बुक, खाते वक्त भी इनके साथ कोई बैठा हुआ नहीं है, यानी कि खाना इनके साथ कोई शेयर नहीं कर रहा है। ये अपनी फैमिली की कंपनी में खाना नहीं खा रहे हैं, बल्कि ये अपनी किताब पढ़ते पढ़ते खा रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि अपने इस अकेलेपन को किल करने के लिए, अपनी तवज्जो इस बासी रोटी और रूखी फीकी चाय से हटाने के लिए वो अपना दिल और अपनी तवज्जो और अपनी सोच को रीडिंग में लगा रहे हैं, वो एक बुक पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, फूड के बारे में कर रहे हैं, ना टी के बारे में कर रहे हैं, और वो बुक पढ़ रहे हैं। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. अपने इस हालत के बारे में सोचने के लिए, contemplate गहरी सोच। ये वॉशरूम, ये शख्स जो है, ये वालिद जो है, ये वॉशरूम चले गया है सोचने के लिए अपनी इस हालत के बारे में। कौन सी हालत? मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम ए मैन मेड वर्ल्ड। इंसान का बेगानापन, इंसान की तन्हाई, कहाँ पे? इंसान ही की बनाई हुई दुनिया में। यहाँ पे ये जो जुमला है ये बयान करता है कि वालिद सोचने पर मजबूर है, वो इंसान के बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं। ही इज़ डिप्ड इन थॉट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि कैसे ये मुमकिन है, कैसे ये हो सकता है कि इंसान की बनाई हुई दुनिया में इंसान ही को अकेला फील कराया जाता है, लोनली फील कराया जाता है, सिर्फ़ इसलिए कि वो अब प्राइम एज में नहीं है, प्राइम ऑफ लाइफ में नहीं है, वो अब जवान नहीं है, वो अब बूढ़ा हो गया। जो इंसान कभी घर का और समाज का अहम रुकन था, अहम इंडिविजुअल था, अहम यूनिट था, इम्पॉर्टेंट यूनिट इन सोसाइटी था, इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द फैमिली था, प्राइम ऑफ लाइफ में यानी कि यंग एज में, वो अब कितना अनवांटेड हो गया है, कितना एलिनेटेड हो गया है, कितना आइसोलेटेड और एस्ट्रेंज्ड हो गया है, कितना अकेला हो गया है। ये वालिद सोच रहा है कि कैसी है ये दुनिया। हाँ, इंसान ही की बनाई हुई दुनिया में एक इंसान तन्हा, अकेला और बेगाना हो गया है, सिर्फ़ और सिर्फ एज की वजह से। Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hair on his wrists. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep, listening to the static sakin. Listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors, Aba or Ajda, and grandchildren, thinking of nomads, Khana Badosh, entering a subcontinent बर्रे सगीर, यानी कि कॉन्टिनेंट
बर्रे आज़म हम जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंट, यानी कि बर्रे आज़म, लार्ज चंक ऑफ लैंड, लार्ज पार्ट ऑफ लैंड, उसमें मतलब बर्रे आज़म में एक छोटा जो टुकड़ा होता है जिसमें कई कंट्रीज़ मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट यानी कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। वालिद बहुत गहरी सोच में डूब गए हैं और वो सोच रहे हैं कि कैसे एक इंसान तन्हा हो जाता है। जब ये सोच में डूबे हैं और बाहर वॉशरूम से बाहर निकल कर आए हैं तो उनके हाथ ट्रेम्बल कर रहे हैं, कपकपा रहे हैं। ये हाथ का कपकपाना ठंडे पानी की वजह से हो सकता है, या ये हाथ का कपकपाना इनसिक्योरिटी की वजह से हो सकता है। ओल्ड एज की वजह से इनके अंदर जो इनसिक्योरिटी आई है, खौफ आया है ओल्ड एज की वजह से, उसकी वजह से भी इनके हाथ कपकपा रहे हैं। क्योंकि इनके जो चिड़चिड़े बच्चे हैं, सलन यानी कि झटखफा जो बच्चे हैं, बैड टेम्पर्ड जो बच्चे हैं, वो इनसे कोई गुफ्तगू ही नहीं करते, इनसे कोई बातचीत ही नहीं करते, ना कोई जोक्स शेयर करते हैं, ना ही कोई सीक्रेट्स शेयर करते हैं, क्योंकि ये अपने बुज़ुर्ग वालिद को आउटडेटेड समझते हैं, फरसुदा समझते हैं। इसीलिए ये बच्चे उनकी बातों को ना ही समझते हैं, ना ही इनसे कोई बातें शेयर करते हैं। अब ये वालिद जाकर सो जाएगा। ही विल नाउ गो टू स्लीप। कैसे सो जाएगा? सोते वक्त ये अब पुराना इनएक्टिव, स्टैटिक यानी कि इनएक्टिव, मोशनलेस, स्टिल, जिसमें कोई हरकत नहीं है, ऐसा रेडियो सुनते हुए और ख्वाब देखते हुए सो जाएगा। ख्वाब किसके देखेंगे ये अपने आबा और अजदा के ख्वाब देखेंगे, अपने बुज़ुर्गों को याद करेंगे, यानी कि कैसे ये बुज़ुर्ग ज़िंदगी गुजारते थे और कैसे इनकी आने वाली नस्लें कैसी होंगी। मुस्तक़बिल के माजी के बारे में सोचते हुए और मुस्तक़बिल के बारे में सोचते हुए ये सो जाएंगे। मुस्तक़बिल के बारे में इसलिए सोचेंगे क्योंकि उन्हें आने वाले वक्त से, आने वाली जनरेशन से उम्मीद है। और ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, और ये सोचते हुए सो जाएंगे कि किस तरह से आर्यंस जो है ये दाखिल हुए थे मॉडर्न वर्ल्ड में, ये दाखिल हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कैसे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। ये सोचते हुए अपने असलाफ के बारे में, अपने ख़ानदानी लोगों के बारे में सोचते हुए ये सो जाएंगे और मुस्तक़बिल की होप में सो जाएंगे कि आने वाली जनरेशन्स एल्डरली पीपल का ख्याल रखेंगे। ये बहुत ही टचिंग पोएम है जिसमें एक ग्लोबल फेनोमेना को डिस्क्राइब किया गया है, और वो ग्लोबल फेनोमेना है यानी कि पूरे दुनिया में आजकल जो एक मसला चल रहा है, प्लाइट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, बुज़ुर्ग लोगों के मसाइल और मुश्किलों को ये पोएम डिस्कस करती है, उनकी तन्हाई को, उनके अकेलेपन को, उनके इनसिक्योरिटीज़ को ये पोएम डिस्क्राइब करती है। और यहाँ पे दिलीप चित्रे जो पोएट है वो यंग जनरेशन को एक मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन्स कम से कम अपने ओल्ड एल्डरली पीपल का ख़याल रखें, उनके जज्बात का ख़याल रखें, उनका फ़िज़िकल ख़याल रखें, उनकी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करें। ये पोएम थोड़ी ऑटोबायोग्राफिकल भी है और बहुत ही सेंसिटिव इशू को रेज़ करती है। अल्लाह हाफ़िज़।